मैं आपके बीच में फिर से वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम पढ़ेंगे अपना जो पहले हमने पढ़ा था ना कि संसाधन, भारत में संसाधन 1 पढ़ा था। आज हम जिसमें हमने पढ़ा था वन, जल, है ना, नदियाँ, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारत में संसाधन 2, यानी भारत के और क्या संसाधन है उसका सेकंड। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कृषि है, खनिज है, शक्ति के साधन। शक्ति के साधन क्या क्या है, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। कृषि अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप देखो सबसे पहले कि भारतीय कृषि जो है संसार के 17% जो जनसंख्या का भरण पोषण करती है, यानी हमारा जो खाद्यान्न है, हमारा जो उत्पादन है, वो विश्व के 17% जो है जनसंख्या को भरण पोषण कर रही है, ठीक है। और भारत के 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण होता है, यानी 2/3 लोग कृषि पर निर्भर हैं भारत के, ठीक। 2/3 श्रम शक्ति इसमें लगी हुई है, जिसमें कि दस्तकारी, यानी जो इससे संबंधित अन्य भी जो उद्योग है उनमें लगी हुई है, दस्तकारी आदि में, यानी छोटे छोटे जो उद्योग है ना, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वो भी कृषि पर ही आधारित है, ठीक है। तो उनमें लगी हुई है 2/3 श्रम शक्ति। तो एक बड़ा भाग जो है हमारा इसमें लगा हुआ है। और देश में वस्त्रों की जरूरत के लिए, देश में वस्त्रों की जरूरत के लिए क्या, जूट, ठीक है, जूट और कच्चा माल, कपास, ठीक है, ये कहाँ से मिलता है? कृषि से ही मिलता है, ठीक है, कृषि से ही मिलता है। और इसके अलावा ये हमें क्या देती है? पोषण आहार, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें प्रोटीन वगैरह देती है। और जिससे क्या होता है, हमारा जो स्वास्थ्य है जनसंख्या का वो भी बना रहता है, क्योंकि कृषि से उत्पन्न खाद्यान्न से ही गेहूं है, चावल है, दालें हैं, सोयाबीन है, इन सब चीज़ों से व्यक्ति को पोषण आहार मिलता है। तो वो क्या करती है, 2/3 लोगों को पाल रही है। उससे संबंधित सारे जो उद्योग हैं, कच्चा माल तो कृषि से ही मिलता है, चाहे वस्त्र उत्पादन हो या और भी जो आप देखो, जैसे खाने के सामान जो बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, उनमें कृषि के ऊपर भी कच्चा माल जो है कृषि से मिलता है। और इस तरह वो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा सहायता, बहुत बड़ा संबल प्रदान करती है, ठीक है। इसको इरेज कर लेती हूँ मैं। अब हम चलते हैं भारत की प्रमुख फसलें और उनका विवरण। भारतीय फसलें कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो भारतीय फसलें हैं, भारत में फसलों का वर्गीकरण, वर्गीकरण करते हैं अपन कैसे? सबसे पहले देखो, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे बांट लेते हैं, ठीक है। ये चार्ट हमने बना लिया। तो पहला तो है मौसम के आधार पर, ठीक है, मौसम के आधार पर। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है अध्ययन की दृष्टि से, ठीक है, दूसरा है अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से। तो पहला हमने पढ़ा मौसम के आधार पर कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो मौसम के अनुसार फिर हम उनको 3 भागों में बांट लेंगे, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहली है आपकी खरीफ फसलें, दूसरी है रबी, ठीक है, और तीसरी है जायद। अब इनकी हम वर्गीकरण करते हैं। खरीफ फसलें कब होती हैं? खरीफ फसलें बोई जाती हैं वर्षा ऋतु के आरंभ में, जैसे वर्तमान में अभी वर्षा ऋतु चल रही है ना, इस समय हमारी खरीफ फसलें खड़ी हुई हैं वर्षा ऋतु में। कब? जून जुलाई में, ठीक है, ये बोई जाती हैं। और कब काटी जाती है? सितंबर अक्टूबर में, यानी इनका कटने का समय आ गया, सितंबर अक्टूबर में ये काटी जाती है, ठीक है। तो आप देखो खरीफ फसलें पहले हम देखेंगे, ये वर्षा ऋतु में के आरंभ में यानी जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में ये
काटी जाती हैं। अब हम देखें कि खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं, इनके नाम देख लो आप। तो ये है ज्वार, ठीक है, बाजरा, ठीक, ज्वार बाजरा मक्का, और आपका चावल यानी धान पे जो खेती होती है ना, अभी हो रही है इस समय। आप लोग बहुत सारे कृषि से जुड़े हुए लोग हो गए ना। मक्का, सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है, इधर मालवा में सोयाबीन बहुत होता है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी फसलें होती हैं, पर ये ज़्यादा होती है ना, कपास, पटसन, मूंगफली, तिली, मूंगफली, ठीक है, और कौन सी, तिली हो गई, मूंगफली, कपास, पटसन, ये आपने नहीं देखे होंगे कपास और पटसन, शायद ठंडा खरगोन तरफ ज़्यादा होता है ना कपास वगैरह। और उसके अलावा गन्ना भी, ठीक है, गन्ना तो वैसे 12 महीने होता है, पर ये इसमें ही इन्होंने शामिल किया, क्योंकि चूंकि हमें ये याद करना है कि खरीफ की फसलें कौन सी हैं, और अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि गन्ना कौन सी फसल में आता है, तो हम खरीफ वाला आंसर लगा देंगे। वैसे गन्ना तो 12 महीने रहता है, ठीक है। तो ये फसलें हैं, आपने पहले देखा कि मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती हैं, वो होती हैं खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। खरीफ फसल जो होती है वर्षा ऋतु में होती है, जून जुलाई के आरंभ में, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, यानी वर्तमान में जो चल रही है वो खरीफ फसलें ही अभी खेतों में है और वो कटने के लिए तैयार हो रही है। ज्वार बाजरा मक्का चावल सोयाबीन तिल्ली मूंगफली कपास पटसन गन्ना आदि, ये सारी फसलें जो है खरीफ फसलों में आती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको अरेंज करेंगे, रबी फसलों की बात करेंगे। रबी फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो रबी फसलों की हम बात करेंगे। रबी फसलों की हम बात करेंगे तो रबी फसल है, तो हम रबी फसलों की बात कर रहे हैं। रबी फसलें कौन सी हैं, तो रबी फसलें जो है अपनी ये शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं, शरद ऋतु के आगमन पर। शरद ऋतु यानी ठंडी के मौसम में, शरद ऋतु के आगमन पर, ठीक है, शरद ऋतु के आगमन पर करीब अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में करीब ये बोई जाती हैं, ठीक है, नवंबर बोई जाती है, ठीक है। और काटी कब जाती हैं, ये काटी जाती हैं मार्च अप्रैल में, ठीक है। कब काटी जाती हैं, लगभग करीब फरवरी में भी आ जाती है, मार्च अंत तक, ठीक है। और कौन कौन सी फसलें होती हैं, ये होती है अपनी गेहूं सरसों चना, ठीक है, गेहूं सरसों चना और तंबाकू जौ तंबाकू, ठीक है, आदि, यानी ये सारी फसलें कब, शरद ऋतु यानी ठंड में। अब जब ये खरीफ फसल की कटाई हो जाएगी उसके बाद फिर से फसल उगाते हैं, और उस फसल को जैसे दीपावली दशहरे दीपावली के आसपास इधर हमारे काम चलता है, घर की पुताई का, त्योहार की तैयारी का, और उधर जो किसान लोग हैं वो फसलों के लिए भी तैयारी करते हैं। और उस समय अक्टूबर नवंबर में करीब ये फसल बोई जाती हैं, और मार्च अंत तक या अप्रैल तक भी, अप्रैल में भी कोई गेहूं की फसल लेट अगर बोते हैं तो अप्रैल तक भी, ठीक है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और गेहूं सरसों चना जौ तंबाकू ये फसलें जो है उसकी होती हैं, है ना, रबी की होती हैं। आगे हम चलते हैं जायद फसलें। जायद फसलें कौन सी हैं, रबी हो गई हमारी, खरीफ हो गई, अब तीसरी जो फसल है वो है जायद फसल। और जायद फसल कौन सी है, जायद फसल होती है जो गर्मियों में बोई जाती है, ठीक है। विशेषतः ग्रीष्म में, यहाँ इसलिए लाई, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में, विशेषतः ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें होती हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादातर जनरली वैसे 12 महीने भी होती हैं, ये सब्जियां तो 12 महीने होती है ना, इसलिए ये 12 महीने होती है, पर विशेषतः ये गर्मियों में पैदा की जाने वाली सब्जियां और चारे की खेती जायद फसलें होती हैं। विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली क्या, सब्जियां और हरे चारे की फसल, ठीक है।
सब्जियां और हरा चारा, है ना, हरे चारे की खेती जो होती है, खेती को क्या कहा जाता है, जायद फसल कहा जाता है, जायद फसल। ठीक है, तो जनरली ये गर्मियों में, यानी जब गेहूं भी कट जाता है गर्मियों में, करीब मई जून के महीने में ये बोई जाती हैं, और सब्जियां और वो ये सब, तो ये अपनी कौन सी फसल हुई, ये अपनी हरी जायद फसल हो गई। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कौन सी वाली, अध्ययन के आधार पर कौन सी, हाँ एक और है खाद्यान्न फसलें, एक देखें हम खाद्यान्न फसलें, इनके अलावा खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं, खाद्यान्न फसलें वे होती हैं जैसे गेहूं, ज्वार, गेहूं, ज्वार, ठीक है, और बाजरा, चना, अरहर, है ना, जो खाने में उपयोग आती हैं वो खाद्यान्न फसलें होती हैं। ठीक है, मक्का, तुअर, ठीक है, मक्का आदि, ये कौन सी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है, एक होती है नकदी फसलें, नकदी फसलें दो तरह की, ऐसे एक तो हो गई मौसम के आधार पर, और एक ये हो गई ऐसी कि खाद्यान्न फसल कौन सी है, नकदी फसल कौन सी है। तो नकदी फसल वो है जो व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, किंतु उनको बेच के नगद राशि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि उनको सीधा खा नहीं सकते हैं, लेकिन उनको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, उनको नकदी फसलें कहा जाता है। तो नकदी फसलें कौन कौन सी हैं, वो है जैसे जूट है, कपास, जूट, चाय, और आपका सोयाबीन, सोयाबीन सीधा नहीं खाया जाता। ठीक है, थोड़ा बहुत तो अपन ठीक है गला के खा लेते हैं, लेकिन पूरे टाइम उसका कुछ बना के नहीं खा सकते। ठीक है, गन्ना, तंबाकू, ठीक है, तो ये फसलें जो है वो कौन सी फसलें, रबड़, रबर, ठीक है, ये फसलें नकदी फसलें यानी जो खाने के काम में आती है उनको हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जो अपना गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का, अरहर, तुअर आदि, चावल वगैरह, है ना, और जिनको खा नहीं सकते पर जिनको बेचकर पैसा मिलता है उनको नकदी फसलें कहा जाता है या व्यापारिक फसलें कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी है, कपास है, कपास से कपड़े के लिए बनता है, जूट से भी बनते हैं सामान, चाय, सोयाबीन से तेल बनता है, गन्ना बहुत सारे कामों में शुगर के लिए काम आता है, तंबाकू और रबर, इनकी फसलों को नकदी फसल कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि कौन सी फसल कहाँ कहाँ होती है। ये चार्ट दिया हुआ है इसमें, ठीक है, ये पूरे स्टेट के नाम दिए हुए हैं और उसमें लिखा है कि कौन सी फसल कहाँ कहाँ होती है। तो ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप अपने उसमें चार्ट में देखकर याद कर लेना कि गेहूँ कहाँ ज़्यादा होता है। हालांकि होती तो सारी फसल सब जगह है, पर कुछ विशेष स्थान होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें चार्ट में दिया गया है कि उत्पादन में स्थान कौन सा है, कहाँ किसका, गेहूं में कौन सा है, और गन्ने में किसका है, जूट में किसका है, किस प्रदेश का। ठीक है, तो ये चीज़ें भी मैं नहीं बताऊंगी, आप पढ़ लेना। अब इसमें है उन्नत प्रचित भ्रमण द्वारा खेती के प्रकार और प्रणाली का ज्ञान। ठीक है, खेती के प्रकार और प्रणाली का ज्ञान कैसे होता है। तो आधुनिक कृषि प्रणाली से तात्पर्य उन्नत प्रचित भ्रमण द्वारा, उन्नत क्षेत्र भ्रमण द्वारा क्या है, खेती के प्रकार और प्रणाली का ज्ञान, खेती के प्रकार व प्रणाली का ज्ञान। तो देखो पहले क्या होता था कि लोग कृषि करते थे, सिर्फ एक ही फसल उत्पादन कर पाते थे, या जो प्रोडक्शन होता था वो भी कम होता था। लेकिन लोग अब देख रहे हैं एक दूसरे के, जैसे पहले धान की फसल जो है वो सिर्फ पंजाब में होती थी, जो पंजाबी लोग सरदार लोग करते थे, लेकिन आप देखो अब पूरे सभी जगह, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग हर जगह कहीं कहीं जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ होती है। तो क्योंकि लोगों ने देखा कि इसको करने से कम समय में 2 से 3 महीने में और बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, अच्छी, हम अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं इससे। तो लोगों ने देख के, जैसे कि पिपरमेंट की खेती बहुत सारे लोग करने लगे हैं बहुत सी जगह पे, है ना, गन्ने की खेती करने लगे हैं जो 12 महीने होता है। तो अब लोग ये नहीं सोच रहे कि हम उपजाएंगे और सिर्फ अपने खाने के लिए पैदा करेंगे,
अब लोग अपने विकास के लिए कि हम खाएंगे तो सही, लेकिन हम बेचकर इससे अपनी अर्थव्यवस्था सुधार सकते हैं, इसके लिए भी लोग उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है। अब उन्नत कृषि किसको कहते हैं? ये आधुनिक कृषि प्रणाली वो है, ठीक है, आधुनिक कृषि प्रणाली उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, बीज को, उसे कहते हैं जिसमें क्या करते हैं, संतुलित उन्नत बीज, संतुलित जैविक उर्वरक खाद, उन्नत बीज का प्रयोग करके, उन्नत बीज, संतुलित खाद या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करके, कीटनाशकों का प्रयोग करके फसल की पैदावार बढ़ाई जाती है ना, फसल की पैदावार बढ़ाई जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उन्नत कृषि कहते हैं, बढ़ाई जाती है। जैसे प्रति हेक्टेयर पहले जो उत्पादन होता था उसमें और अधिक हम लोग जो खाद प्रयोग करते हैं या अच्छा बीज यूज करते हैं बाहर से लाके, पहले ये होता था जो घर में होता था उसी को बो दिया, लेकिन अब लोग ये देखो खाने के लिए तो वो है ही सही, लेकिन और बाहर से बीज लाके अच्छा बीज यूज करते हैं जिससे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, तो उसको उन्नत कृषि कहा जाता है। अब है खेती के प्रकार की हम बात करेंगे, तो खेती के प्रकार कौन कौन से हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सिंचाई उर्वरक मशीन के आधार पर मध्य प्रदेश में उन्नत किस्में विकसित की गई हैं और इसमें हम खेती के निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। ठीक है, मैं करती हूँ, अभी इसको बताना पड़ेगा पहले। खेती के प्रकार, मध्य प्रदेश में खेती के प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, खेती के प्रकार, तो इसमें अपन आते हैं, सबसे पहला है विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती, विशिष्ट खेती। ठीक है, इसमें क्या होता है विशिष्ट खेती में? इसमें एक ही उद्यम या साधन से 50% या इससे अधिक आय प्राप्त होती है, उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। एक ही चीज से ना, एक ही उद्यम से 50% आय या उससे अधिक आय, ठीक है, 50% या इससे अधिक आय प्राप्त होती है, या अधिक आय प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। ठीक है, उसे विशिष्ट, यानी 50% या उससे अधिक आय जिससे मिलती है उसको विशिष्ट खेती कहते हैं। और ये कौन सा उदाहरण है? जैसे सोयाबीन कहते हैं, ठीक है, जैसे सोयाबीन, सोयाबीन हो गया आपका। और ठीक है, जैसे अब सोयाबीन है तो उसके लिए कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, 50% जैसे पास में मंडी होना चाहिए, किसान की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। ये विशिष्ट खेती करने के लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक है, कुछ शर्तें हैं इसके लिए, कुछ शर्तें हैं कि जो किसान है उसके लिए क्या होना चाहिए? पास में मंडी होना चाहिए, पास में मंडी हो और आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, यानी लागत लगाने के लिए उसके पास पैसा भी होना चाहिए, पहले लागत लगानी पड़ती है इसमें, आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। ठीक है, इसके अलावा दूसरी खेती जो है उसके बारे में हम जानेंगे, शुष्क खेती। शुष्क खेती यानी सूखी, जहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं है, कम मात्रा में है, उसको शुष्क खेती कहते हैं। ठीक है, जिन क्षेत्रों में शुष्क खेती, अगला है शुष्क खेती। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर, ठीक है, जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम
होती है, वर्षा होती है, उन क्षेत्रों की कृषि को शुष्क कृषि कहा जाता है। ठीक है। और शुष्क खेती में फसल उत्पादन हेतु भूमि में वर्षा के पानी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है और फसलों का असफल होना एक आम बात है। इससे अपर्याप्त सामान्य वर्षा का देर से प्रारंभ होना, शीघ्र समाप्त होना, फसल के समय में लंबी अवधि और नमी धारण क्षमता कम होना, है ना, और मिट्टी में उर्वरता की कमी। इसमें क्या होता है, जो शुष्क खेती होती है उसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है। और कम उत्पादन होता है। स्वाभाविक है, जब पानी नहीं होगा तो कम उत्पादन होता है। ठीक है। और उसका कारण क्या है कि वर्षा जो है कम होती है, देर से शुरू होती है, जल्दी खत्म हो जाती है। जो संग्रहण है वर्षा का, जो जल भराव का वो है मिट्टी का, वो कम है। ठीक है। उर्वरता कम होती है, तो इसलिए इस क्षेत्र की शुष्क खेती में कम उत्पादन होता है। ठीक है। अगला जो हम चलते हैं वो है हमारा मिश्रित खेती। ठीक है। मिश्रित खेती, एक चीज और हमने छोड़ दी यहाँ पर, सामान्य खेती, उसको ले लेते हैं पहले। सामान्य खेती, सामान्य खेती। ठीक है। सामान्य खेती कौन सी होती है? सामान्य खेती वो होती है जो किसी फर्म का संगठन कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है। प्रत्येक उत्पादन किसी न किसी रूप में आय का साधन होता है। इसे सामान्य खेती कहते हैं। इसकी खेती किसान अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जिससे आवश्यकता सुचारू, यानी जब किसी फर्म का संगठन कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है और किसी न किसी रूप में आय मिलती है। जब किसी फर्म का संगठन है, जब किसी फर्म का संगठन कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है, कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है। ठीक है। और ये काय के लिए करते हैं? ये स्वयं की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, यानी खुद खा लिया, थोड़ा बहुत बचा तो हम बेच देंगे, तब उसको सामान्य खेती कहा जाता है। ठीक है। जनरली लोग सामान्य खेती ही करते हैं। अगला है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि कैसी होती है? इसमें उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इस सिद्धांत पर आधारित है कि पशुपालन से प्राप्त आय कुल आय की 10% से 49% होनी चाहिए। मिश्रित कृषि में खेती के साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन भी किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो आय है पशुपालन से वो कितनी होनी चाहिए? 10 से लेके 49% तक, 10 से 49% तक होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। ठीक है। 10 से लेके 49% तक ये होना चाहिए, यानी प्रतिरूप पूरक के रूप में। अब जैसे क्या होता है, जैसे जैविक खाद बनाते हैं, गोबर से खाद बनाते हैं, ये सारी चीज़ें भी पशुपालन की उसमें उससे भी आय उत्पन्न होती है ना। तो ये सारी चीज़ें, यानी हमने पशुपालन कर रहे हैं, दूध बेच के या घी बेच के हमको पैसा मिल रहा है, साथ ही उनके गोबर से हम जो जैविक खाद का निर्माण कर रहे हैं। कई लोग तो इतनी बड़ी स्तर पर जैविक खाद का उपयोग करते हैं कि बेचते भी, और वो बहुत महंगा बिकता है ना। रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद बहुत महंगा बिकता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक खेती को आजकल जोर दे रहे हैं ना, नुकसान नहीं करती वो खाद, तो इसलिए। तो ये हो गई आपकी मिश्रित कृषि। उसके अलावा आती है अब सिंचित कृषि और जैविक कृषि। सिंचित कृषि और जैविक, तो सिंचित कृषि तो वही है जिसमें सिंचाई की सुविधा, सीधी सी बात है, सिंचित खेती। ठीक है, सिंचित खेती, इसमें क्या होता है? इसमें सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कुएं, नलकूप, ठीक है, नहरें, तालाब आदि से, ठीक है, सिंचाई की सुविधा जहाँ होता है उपलब्ध होती है, सिंचाई की सुविधा
है वह सिंचित कृषि कहलाती है। वह सिंचित कृषि, ठीक है, कहलाती है। ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा होता है। और इससे क्या होता है, कृषि भूमि सिंचाई के माध्यम से वर्ष भर यहाँ पर पूरे साल फसल उगा सकते हैं, वर्ष भर फसल उगा सकते हैं, ठीक है, उगा सकते हैं। और उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है। जहाँ नहरें वगैरह होती हैं, जैसे कई फसल है, अब हमने गेहूँ करना है, गेहूँ में 4-5 पानी की व्यवस्था होती है, तो नहीं अगर व्यवस्था, अब शुरू में तो पानी एक आध पड़ गया ऊपर से, लेकिन अगर बाद में हमें कहाँ से मिलेगा, तो कुछ लोग जो है ठीक है ऐसे खाने के लिए डाल देते थे कि नहीं है पानी जो हो जाएगा अनाज उसको हम खाने के लिए तो हो ही जाएगा। लेकिन वर्तमान में गेहूँ बड़े तकनीकी से करते, 4-4-5 फसल सिंचाई करते हैं उसकी, जिससे उत्पादन अधिक मिलता है, ठीक है। तो वो सिंचाई की व्यवस्था नहरों से, नलकूप से, तालाबों से, कैसे भी, तो वो सिंचित कृषि होती है। अगली जो अपनी है वह जैविक खेती। जैविक खेती कौन सी होती है, जैसे मैंने भी बताया तुमको कि ऑर्गेनिक खाद यूज करते हैं उसमें, ऑर्गेनिक खाद, कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो अगली कृषि है जैविक कृषि, जैविक कृषि, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं और इसके स्थान पर जानवरों से जनित गोबर की खाद, पत्तों सब्जियों से निर्मित खाद, इसमें कीटनाशक या रासायनिक खाद का प्रयोग ना करके, रासायनिक खाद का प्रयोग ना करके कौन से खाद का उपयोग करते हैं, जानवरों के गोबर का खाद, जानवरों के गोबर का खाद, या फिर पत्तों से, सब्जियों से, पत्ते या सब्जियों से बना खाद प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है ये बहुत लाभदायक होता है। ये जो पहले हम जो खाना खाते थे, पहले जो सब्जियां उगाई जाती थी या अनाज होता था, वो कौन सा होता था, बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती होती थी। घर पे जानवर होते ही होते थे, जो किसान होते थे उनके घर में बैल भी होते थे, हल चलता था। तो और जो बछड़े वगैरह, अब तो क्या होता है दूध जो दे रहे हैं सिर्फ उसको ही पालते हैं, उसकी जो और संतान है जैसे बछड़े वगैरह उनको भगा दिया जाता है। पर पहले वो सारा कुटुंब वहीं रहता था और उनसे जो गोबर मिलता था, उनका जो गौमूत्र होता था, वो बहुत लाभदायक, पूरी ऐसी खाद बनती थी, उसको खेतों में डालते थे, तो वो ऑर्गेनिक खाद होता था, नुकसान नहीं। वर्तमान में कीटनाशक, रासायनिक खाद, इनका हम खाना खा रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। आज हर 10 में से एक व्यक्ति को कैंसर है, जो पहले रेयर हुआ करता था। उसका कारण ही है, आज दूध उत्पादन के लिए देखो, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बछड़े को नहीं लगाते हैं गाय के या भैंस के नीचे, क्या करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा उसको दूध निकालते हैं। तो इनका भी बहुत प्रभाव, बहुत केमिकल होता है, बहुत नुकसान, हानिकारक चीज़ें होती, वो दूध बच्चे पी रहे हैं। ये तो छोड़ो, इसके अलावा क्या क्या हो रहा है मार्केट में, तो अब केमिकल वाला दूध भी मिल रहा है, तो डर है। इतनी सारी बीमारियां जो हो रही हैं वो इसी के कारण हो रही हैं। तो ये जैविक कृषि जो है बहुत अच्छी है कि हम दोबारा से उस पद पर लौट रहे हैं, और इसमें उत्पादन थोड़ा कम होता है, लेकिन वर्तमान में लोग अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं अपने फार्म हाउस में ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और बहुत महंगा। जैसे सामान्य टमाटर हम मार्केट में लोग 30 बिक रहा है, तो ये ऑर्गेनिक वाला 90 मिलेगा, 80 मिलेगा, और लोग उसको खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सेहत के लिए लाभदायक है। तो एक जैविक कृषि होती है, ठीक है। उसके अलावा आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कल मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। आज जो है यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को, बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। मैं छोटे छोटे इसलिए लाती हूँ, एक तो आप बोर ना हो, और दूसरा आपको नेट पर लोड ना पड़े इतनी बड़ी वीडियो डाउनलोड करने में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, और आप भी अपनी ध्यान रखिए।